नमस्कार जोहार रवि। मैं विश्व भारती रवि और आप देख रहे हैं मुक्त नायक। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री दद्दू प्रसाद जी आज हमारे साथ हैं, जो कि बाबा साहब मान्यवर साहब और गौतम बुद्ध के विचारों से प्रेरित होकर के, चाहे वो ब्राह्मणवाद हो चाहे सामाजिक असमानता की लड़ाई में इनकी अहम भूमिका रही है। और संविधान बचाओ, दलित आंदोलन जैसे इनमें प्रखरता से इन्होंने अपना योगदान दिया है हमारे समाज के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म में। और जी सर शुक्रिया। जी अ, सर, हम नई पीढ़ी हैं और सर आपसे रूबरू होकर के बहुत ही अच्छा लगा। अब मान्यवर साहब के साथ भी काम किया है आपने। सर, कृपया करके अपने नई पीढ़ियों को अपने शुरुआती राजनीतिक सफर को थोड़ा सा आप मतलब हमारे ऑडियंस को बताएं सर आप। देखिए, इस देश में एक बड़ी समस्या है। जो गुलामी की जड़ें हैं, जी तो वो इस देश की संस्कृति और सभ्यता में विद्यमान है। इस देश की जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था है, जिसको संस्कृति और सभ्यता का नाम दिया गया है, तो उसने एक अमानवीय व्यवस्था को जन्म दिया है। और उसके कारण क्रमिक असमानता 6000 जातियों की एक श्रृंखलाबद्ध चिड़ी नुमा मकान है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऊपर ऊंची नीची जातियों की एक श्रृंखला है। इसके कारण भारत में लगभग 90% से ऊपर आबादी तो मानवीय अधिकारों से वंचित हो गई, जिसमें संपूर्ण नारी समाज चाहे वो सवर्ण घर में ही क्यों ना जन्म लिए हो, वो भी मानवीय अधिकार से वंचित कर दी गई है। और जी ये कुरीतियों का शिकार होकर के नहीं, बल्कि योजनाबद्ध लिखित कानूनों के आधार पर है। तो इसलिए हम लोगों ने और हमारे महान पुरुष मसीहा परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारी जनशक्ति को ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र को भारत में लाने का महान काम किया। जी नवंबर 1930 में लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने लोकतंत्र की प्रधानता के साथ वकालत किया और भारत में लोकतंत्र लाने की पैरोकारी किया। तो इस कारण से भारत में लोकतंत्र तो आया, पर वह धनतंत्र की भेंट चढ़ गया। जी बाबा साहब अम्बेडकर का ऐसा मानना था कि लोकतंत्र के आधार पर हम इस देश में, जब हमारी जो विक्टिम क्लास है, पीड़ित समुदाय है, उसकी आबादी ज्यादा है, तो जब आबादी ज्यादा है तो लोकतंत्र के आधार पर पास बैलेट पावर ज्यादा होगी। पर उसकी एक डिफिशियंसी है, एक कमजोरी कि वो जातियों में बिखरा हुआ है जी तो हम 90%, पर 6000 जातियां हमारे बीच में बनाई गई हैं। और उन 6000 जातियों के बीच में उपजातियां हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अछूत एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति भेद का उच्छेद पुस्तक में लिखा है कि लगभग 40,000 टुकड़ों में पूरे भारतीय समाज को विभाजित कर दिया गया है। जी यह एक षड्यंत्र है और बहुत ही नियोजित षड्यंत्र है। जी जी तो इसलिए
ये हमारी कमजोरी है। आबादी तो हमारी 90% है, पर 40,000 टुकड़े हैं। मोटे मोटे तौर पर 6,000 टुकड़े हैं। तो ये टुकड़े होने के कारण एक टुकड़ा 1% 2% हिस्सा बनता है। तो इसलिए और उसके ऊपर लोकतंत्र को नाकामयाब बनाने के लिए अंग्रेजों के रहते हुए भी 1936 के प्रथम आम चुनाव में और उसके बाद 1946 में जी संपन्न हुए संविधान सभा के जो सेंट्रल असेंबली का चुनाव भी कहलाया, वही संविधान सभा का चुनाव था और वही सेंट्रल असेंबली के लिए चुनाव था। तो उसमें बड़े पैमाने पर धन का उपयोग किया गया जी और धन लोकतंत्र को धन तंत्र में बदल दिया गया, क्योंकि भारत के शोषक वर्ग ने सोचा विचार किया कि हमारी आबादी तो इस देश में कम है, लिहाजा हमारे पास बैलेट पावर भी कम है, तो हम भारत में लोकतंत्र के आधार पर हुकूमत के मालिक नहीं हो पाएंगे। तो सत्ता जब हमारे हाथ से चली जाएगी तो हमने जो सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया है वो भी ध्वस्त हो जाएगी और लिहाजा हमारी संस्कृति और सभ्यता नष्ट हो जाएगी। तो फिर इस देश में हम इनको गुलाम लाचार बना के नहीं रख पाएंगे। इसलिए उन्होंने विचार किया कि चुनाव अगर भारत में लोकतंत्र के आधार पर वोटों से होगा तो निश्चित हम पराजित हो जाएंगे। जी तो कुछ लोगों ने ये विचार किया कि चुनाव वोटों की बजाय अगर नोटों से करा दिया जाए तो फिर हम अल्पसंख्यक लोग पुनः हुकूमत में काबिज हो जाएंगे। तो ये काफी टेढ़ा काम था कि नोटों से कैसे चुनाव होगा। तो उन्होंने कहा कि ये भोले भाले लोग हैं और हजारों साल से हमने इनको शिक्षा से न केवल रोका है जी बल्कि शिक्षा ग्रहण करना इनके लिए दंडनीय अपराध और पूरी दुनिया की मानव सभ्यता में मृत्यु दंड से बड़ा खतरनाक दंड कोई और दूसरा नहीं है। तो हमने शिक्षा ग्रहण करने को भारत में मृत्यु दंड निर्धारित किया है कि अगर नारी और शूद्र शिक्षा ग्रहण करते हुए पाए जाएं और शिक्षा को ज्ञान को वो जी कंठस्थ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो उसको मृत्यु दंड दिया जाए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने तो शंभुक ऋषि का कानून के खिलाफ नहीं बल्कि कानून के अनुसार शंभुक ऋषि को मृत्यु दंड दिया अपने हाथों से। ऐसा हम वाल्मीकि रामायण में पढ़ते हैं, जानते हैं। जी और गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया। कानून के प्रचलित कानून था जो, उसके अनुसार वो कोई गलत नहीं था, पर मानवता की दृष्टि से वो सरासर जघन्यतम अन्याय था। नोटों में 5 रुपया के नोट में बेच देंगे और हुआ भी यही। इसलिए भारत की लोकसभा में एक्चुअल डेलीगेट जीत के नहीं जा पाए। जी स्वयं बाबा साहब अंबेडकर भी बंबई से पराजित हो गए 1946 में जब संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। जबकि 1936 में जब नोटों का खेल चालू नहीं हो पाया था ज्यादा, तो 1936 में बाबा साहब अंबेडकर बंबई असेंबली के लिए स्वयं जीते और उनके 13 साथी और जीत गए। तो ऐसे बाबा साहब अंबेडकर 36 में तो विजय होते हैं, पर 10 साल बाद बाबा साहब अंबेडकर वो सेंट्रल असेंबली के लिए और
संविधान सभा के लिए पराजित हो गए। तो ये एक बड़ी समस्या। दूसरी समस्या लोकतंत्र के रास्ते में कि हम जो इस देश की सामाजिक व्यवस्था को बदल डालना चाहता है, जो मोस्ट विक्टिम है, मोस्ट जी, विक्टिम क्लास का नाम है नारी और अछूत। अछूत और नारी ये मोस्ट विक्टिम है। तो इनकी संख्या केवल अछूतों की तो 1/5वां हिस्सा है समाज में, 20%। अभी एससी शेड्यूल ट्राइब्स को मिला लिया गया तो ये तबका 25% आबादी, जो जनगणना भारत की अद्यतन 2011 के आंकड़े जो हमारे पास उपलब्ध हैं, उसमें 25% आबादी अछूतों की और आदिवासियों की आखिर आई है। तो 25% आबादी अगर 100% एकजुट हो जाती है और जी, 75% आबादी दूसरी तरफ इकट्ठी हो जाती है तो एक्चुअल डेलीगेट हम नहीं जिता पाते हैं, हमारे असली नुमाइंदे नहीं जीत पाते हैं। हमारे जी, असली नुमाइंदे जीत सकें इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरल 18 अगस्त 1932 को तो ये व्यवस्था उन्होंने अंग्रेजों को समझा करके भारत में लागू कराई कि जो लोग तालाब कुएं का पानी नहीं ले सकते हैं, सार्वजनिक रास्तों में नहीं चल सकते हैं, तो वो लोगों को कानून बनाने वाली जगह पर पहुंचने के लिए तो उनके लिए सीटें मुकर्रर होंगी और उनके असली नुमाइंदे जीत सकें तो उन्हीं के लोगों के द्वारा वो चुने जाएं। यानी विक्टिम क्लास के लोग ही, शोषित पीड़ित समुदाय ही उनको इलेक्ट करे, उनको वोट करे। तो ऐसा प्रबंध बाबा साहब अम्बेडकर ने 1932 में अंग्रेजों को समझा करके कराया कि हमारे लिए न केवल सीटें मुकर्रर हों बल्कि हमारा डेलीगेट हमारे द्वारा ही चुना जाए, हमारी दुश्मन ताकतों जी, के द्वारा। और उन्होंने ये प्रबंध किया, पर उसके कारण उसके खिलाफ तो व्यवस्था के शोषणकारी ताकतों का जो नुमाइंदा था, शोषणकारी ताकतों का प्रतिनिधि, और जो इस देश में वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहता था, महान शख्सियत जिसका नाम श्री मोहनदास करमचंद गांधी, तो उसके खिलाफ आमरण अनशन पे बैठ गया। उन्होंने कहा कि हमें सिखों का सेपरेट इलेक्टोरल मंजूर है, हमें मुसलमानों का सेपरेट इलेक्टोरल मंजूर है, पर अछूतों का, आदिवासियों का सेपरेट इलेक्टोरल मंजूर नहीं है। नहीं अब है। मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा और राख बन करके उड़ूंगा, सबको अंधा कर दूंगा, ऐसा उन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे जी, मैकडॉनल्ड को चिट्ठी लिखी और 20 सितंबर 32 को पूना शहर के रवदा जेल में वो बंद थे तो वहाँ आमरण अनशन कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर ब्लैकमेल का दबाव डाल करके और पूरे देश में कोहराम मचा दिया गया, हमारे बस्तियां उजाड़ी गईं, बलात्कार हुए, मर्डर हुए, का कत्लेआम हुआ। तो बाबा साहब अम्बेडकर व्यथित होकर के और फिर कस्तूरबा गांधी इमोशनल ब्लैकमेल, तो ओली फैला करके पहुंची कि मेरा पति तो जिद्दी है और वो बुढ़ा है और वो कुछ नहीं सुनता है, तो आपने मेरी अगर नहीं सुनी तो मेरे माथे का सुहाग उजड़ जाएगा और मेरे माथे का सुहाग आपके हाथों में है। आप ही बाबा साहब झुक जाइए, आप तो करोड़ावान हैं, आप तो महान हैं, मेरा पति तो जिद्दी है, तो अड़ियल है। तो बाबा जी, साहब अम्बेडकर को अंग्रेजों ने भी कहा कि अगर ये बुढ़ा मर गया
तो अंबेडकर देख लो भाई, ये हम तो आपके साथ हैं, हम आपकी न्यायिक और मानवीय मांग के समर्थन में हैं। हमने भारत के अछूतों को ही नहीं बल्कि समस्त शूद्र और पीड़ित समाज को समानता पर लाने का हमने तय किया है। जी पर आप देख लो, अगर ये बुढ़ा मर गया तो आपका नाम भारत के इतिहासकार गद्दारों की सूची में डाल देंगे। तो और फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने महसूस किया कि मेरा समाज ही मार काट डाला जाएगा, मेरा समाज डिफेंस के लिए तैयार नहीं है, पुलिस बल उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त है नहीं। तो लिहाजा बाबा साहब अम्बेडकर ने 24 सितंबर 1932 को पूना शहर केरवदा जेल में भारी मन से पूना पैक्ट साइन किया, जिस पे गांधी जी ने हंसते हुए कहा कि हम आपकी सीटें जो अंग्रेजों ने 78 सेंट्रल असेंबली के लिए मुकर्रर की हैं, उसको हम बढ़ा करके 148 कर देते हैं। पर अछूतों का जो नुमाइंदा जीते वो अपने समुदाय के वोटों से न जीते बल्कि हमारे रहमो करम पर जीते। हम जी जिसको चाहें वो जीत जाए और हम जिसको चाहें वो हार जाए। तो बाबा साहब अम्बेडकर हालांकि इसकी भयावहता को जानते थे, पर उन्होंने भारी मन से पूना पैक्ट साइन किया और अगले दिन उन्होंने उसके खिलाफ भर्त्सना प्रस्ताव पास किया, निंदा किया। पर पूरे 40 साल तक जी कि हम पूना पैक्ट के षड्यंत्र से कैसे बाहर आए, हम अपने असली नुमाइंदे कैसे जिताएं। भारत में कोई महान शख्सियत, कोई विद्वान इसका काट नहीं खोज पाया, इसका रास्ता नहीं निकाल पाए जी कि 25% आबादी वाला अछूत समाज, आदिवासी समाज अपने असली नुमाइंदे कैसे जिताए। पर महान शख्सियत मानवर कांसीराम जी, जो 1934 में ही जिनका जन्म हो गया था और 1980 में वो अपने क्रांतिकारी विचारों और क्रांतिकारी क्रियाकलाप से भारत में जाने गए। तो 1982 में उन्होंने जब महाराष्ट्र के काफ़ी भाई उनके पास गए और उनसे कहा कि आप बड़े अम्बेडकरवादी बनते हो, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तो 1932 में पूना पैक्ट गवा दिया। तो आप जी कटोरा लो और पूना पैक्ट के बाद तो सेपरेट इलेक्टोरल की मांगनी करो, हाँ केंद्र सरकार के पास धरना लगाओ और बड़ा भारी जन समर्थन जुटाओ और कटोरा लेके मांगो उनसे कि हमें सेपरेट इलेक्टोरल हमें दीजिए। तो बाबा मानवर कांसीराम जी ने सोचा कि जब अंग्रेजों के रहते हम सेपरेट इलेक्टोरल को बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बचा पाए, तो ये शैतान सेपरेट इलेक्टोरल को कैसे देंगे, हमें नहीं जी देंगे। जी तो क्या बिल्कुल हमारे असली नुमाइंदे विधानसभा लोकसभा में जा सकें, इसके सारे रास्ते बंद हो गए हैं। तो मानवर कांशीराम जी को अंधेरे में आशा की किरण नजर आई कि जब तक हम 6000 जातियों में बिखरे रहते हैं तो हमारा अछूत समाज ही नहीं बल्कि पिछड़ा वर्ग समाज और मुस्लिम समाज भी अपना असली नुमाइंदा नहीं जिता पाएगा।